ईसाइयत जो है ना, उसने ग्रीक फिलॉसफी से बहुत कुछ बोरो किया है। यानी अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत जगहों पर आपको उसमें ग्रीक फलसफी नजर आएंगे। उसमें आपको हेराक्लाइटस नजर आएगा, उसमें आपको एरिस्टोटल नजर आएगा, उसमें आपको अफलातून नजर आएगा, उसमें आपको होमर नजर आएगा, आपको पैसेजेस नजर आएंगे जो कॉपी किए हुए। आप ये देखिए कि ईसाइयत पर यूनानी फलसफे का इतना असर है, ग्रीक जबान का इतना असर है कि उनकी जो किताब है बाइबल, वो लिखी ही ग्रीक में गई है। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में ऐसी कौन सी अबदी सदाकतें थीं जिनके मजमूए का अगर इरफान हासिल हो जाए तो इंसान के अंदर सारी फजीलतें आ जाती हैं। यानी जिसको नॉलेज मिल गई उसको सब मिल गया। आज हम बात करेंगे अफलातून के लिखे हुए छठे मकाल में, जिसका नाम है प्रोटैगरस। प्रोटैगरस में वैसे तो कई सारे किरदार हैं, लेकिन जो दो अहम किरदार हैं उनका नाम है सुकरात और प्रोटैगरस। ये पहला मकालमा है जिसमें सुकरात एक इंटेलेक्चुअल से बहस करेगा। अब तक हमने जितने मकालमे डिस्कस किए उनमें सुकरात आम लोगों से बहस कर रहा है, लेकिन इस मकालमे में सुकरात एक काबिल आदमी से, एक पढ़े लिखे आदमी से बहस करेगा, जिसका नाम है प्रोटैगरस। प्रोटैगरस एक सोफिस्ट है। सोफिस्ट कहते थे उस जमाने में टीचर्स को। ये टीचर्स बहुत ज़्यादा फीस चार्ज किया करते थे। ये टीचर्स अमीरों के बच्चों को तालीम दिया करते थे। ये टीचर्स शहर शहर घूमते थे। ये टीचर्स बहुत अमीर होते थे। इनका बड़ा मकाम था यूनानी सोसाइटी में। एरिस्टोक्रेट्स ने, हर अमीर आदमी चाहता था कि वो अपने बच्चों को किसी सोफिस्ट से तालीम दिलवाए। सोफिस्ट जो थे वो जो तालीम दिया करते थे उसमें जो सबसे मेन आइटम था वो तकरीरबाजी थी। यानी कि उस ज़माने में यूनान की सोसाइटी में तकरीरों की बहुत अहमियत थी। अगर आपने हमारे पुराने वीलॉग्स देखे हैं तो तकरीर वहाँ बहुत अहम थी। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप पर कोई केस हो जाए तो उस ज़माने में वकील भी नहीं होते थे। अब अगर आप ज्यूरी के सामने जाएंगे तो 1000 आदमी अगर बैठे हैं और आपको तकरीर करना नहीं आती तो आप के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये तो एक मिसाल है। वैसे पॉलिटिकल लाइफ में और भी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा जात में तकरीर आना बहुत ज़रूरी थी। तो ये सोफिस्ट अमीरों के बच्चों को पैसे लेकर तकरीरबाजी सिखाया करते थे। इनको उस ज़माने में भी अच्छा नहीं समझा जाता था। यानी जो आवाम थे, जो गरीब लोग थे, वो इनको अच्छा नहीं समझते थे। और प्लेटो ने तो खैर इनको बहुत ही बुरा भला कहा है। अपने हर डायलॉग में उसने सोफिस्ट के खिलाफ लिखा है। वो समझता था कि ये किस तरह का इल्म है, यानी कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, बस आप पैसे लेकर तकरीर जीतना सिखा रहे हैं। यानी आप एक ही चीज़ के हक में दलील देना भी सिखा रहे हैं, उसके खिलाफ दलील देना भी सिखा रहे हैं। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाई क्या है। यानी कि जैसे आज के दौर में अगर कोई क्रिमिनल लॉयर है तो वो अपनी फीस से ताल्लुक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मुजरिम ने जुर्म किया है, उसको बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए, ये उसका काम नहीं है। ये कोई डायरेक्ट मिसाल तो नहीं है, लेकिन करीब करीब एक आप उसको क्रिमिनल लॉयर समझ लें कि वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था कि सच्चाई और अच्छाई क्या है। उसका ताल्लुक सिर्फ ये था कि मैं तकरीर सिखा दूं ताकि अमीरों के बच्चे जो हैं वो अपना काम कर लें, पॉलिटिकल करियर बन जाए और वो जिंदगी में आगे बढ़ना सीख जाए। ये जो जाहिर सी बात है, क्योंकि अफलातून ने इन सोफिस्ट के खिलाफ लिखा है तो इन सोफिस्ट को बहुत अरसे तक बुरा भला समझा जाता रहा। यानी 17वीं 18वीं सदी तक इन सोफिस्ट के बारे में जो लोगों का बयान था, जो लोगों का गुमान था, वो अच्छा नहीं था। लोग इनको बुरा समझते थे। लेकिन 17वीं 18वीं सदी में जब मटीरियलिस्टिक फिलोसफर्स ऊपर आए, यानी खासतौर पर इंग्लैंड में जो मैटर वाले फिलोसफर्स थे, जो सोल वाले फिलोसफर्स नहीं थे, तो जब वो ऊपर आए, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी थी उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। और क्रिश्चियनिटी के साथ साथ जो अफलातूनियत थी, जो प्लेटनिज्म था, उसका भी वो भी नीचे जाना शुरू हुआ। क्योंकि अफलातूनियत भी आइडियलिज्म पर बेस है ना, कि ये दुनिया जो है ये बेकार है और जो असल दुनिया है वो रियल्म ऑफ फॉर्म है, वो असल दुनिया है, ये तो उसकी नकल है। तो ये जो मैटर वाले फिलोसफर्स थे, डेविड ह्यूम, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स वगैरह, जब ये लोग ऊपर आए, इन्होंने कहा कि यार ये कैसी बात है, आप जिस दुनिया में रह रहे हो उसको बुरा कह रहे हो, जो देखी नहीं है, सुनी नहीं है, उसको अच्छा कह रहे हो। तो जब ये क्रिश्चियनिटी नीचे जाना शुरू हुई, अफलातूनियत नीचे जाना शुरू हुई, तो लोगों ने दोबारा से इन सोफिस्ट को पढ़ना शुरू किया और लोगों की राय इनके बारे में बदली। लोगों ने ये समझा
कि इन सोफिस्ट से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यानी सिर्फ एक अफलातून ही नहीं था जिससे हम सीख सकते हैं, और भी लोग थे कदीम यूनान में जिनके पास बहुत सारा इल्म था। देखिए, ईसाइयत जो है ना, उसने ग्रीक फिलॉसफी से बहुत कुछ बोरो किया है। यानी अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत जगहों पर आपको उसमें ग्रीक फलसफी नजर आएंगे। उसमें आपको हेराक्लाइटस नजर आएगा, उसमें आपको एरिस्टोटल नजर आएगा, उसमें आपको अफलातून नजर आएगा, उसमें आपको होमर नजर आएगा, आपको पैसेजेस नजर आएंगे कि जो कॉपी किए हुए। तो यानी आप ये देखिए कि ईसाइयत पर यूनानी फलसफे का इतना असर है, ग्रीक जबान का इतना असर है कि उनकी जो किताब है बाइबल, वो लिखी ही ग्रीक में गई है। यानी हजरत ईसा इब्रानी बोलते थे, उसका जो डायलेक्ट है अरमेक वो बोलते थे, वो तो ग्रीक जानते ही नहीं थे। यानी कि अगर कुरान इंग्लिश में आ जाता तो थोड़ा अजीब सा हो जाता ना कि यार सब लोग अरबी बोलते हैं और किताब इंग्लिश में आ गई। तो आप सोचिए कि हजरत ईसा या उनके जितने हवारी थे, उनके जितने लोग थे जानने वाले थे, वो सारे इब्रानी बोलते थे, और जो किताब आई वो यूनानी जबान में आई। यानी इससे पता चलता है कि यूनानी जबान का, यूनानी कल्चर का और यूनानी फलसफे का कितना ज्यादा असर है ईसाइयत पर। इनके जो मेन जो पहले सेंट थे, सेंट ऑगस्टीन, वो प्लेटनिस्ट थे। तो प्लेटनिज्म यानी अफलातूनियत और ईसाइयत, इनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। एक जर्मन फलसफी गुजरा है, फ्रेडरिक नीचा, वो कहा करता था कि क्रिश्चियनिटी इज द प्लेटनिज्म फॉर द मासेस। यानी कि अफलातूनियत को सादा कर दो तो क्रिश्चियनिटी बन जाती है आवाम के लिए। तो क्रिश्चियनिटी और अफलातूनियत में बड़ी सिमिलैरिटी है। तो 17वीं 18वीं सदी में जब ये मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स ऊपर आना शुरू हुए, एथीइज्म दुनिया में बढ़ना शुरू हुआ, आइडियलिज्म खत्म होना शुरू हुआ, तो प्लेटो को दोबारा पढ़ा गया और लोगों ने रियलाइज किया कि ऐसी बात नहीं है, ये जो सोफिस्ट थे, ठीक है, अब प्लेटो ने इनके खिलाफ लिखा, हम लोग 2500 साल तक इनको बुरा भला समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गोर्गियास पहला नाइलिस्ट था, प्रोटैगोरस पहला रिलेटिविस्ट था, इनके पास भी इल्म था, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ये तो एक मैंने आपको सोफिस्ट्री की मैंने आपको एक तारीख बताई कि उस जमाने में टीचर को सोफिस्ट कहा करते थे, क्योंकि प्लेटो इनके खिलाफ था तो दुनिया 2500 साल तक इनके खिलाफ रही। लेकिन जब वो आइडियलिज्म का नशा टूटा तो लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं भाई, प्लेटो भी कोई आसमान से तो नहीं आया था ना, मतलब वो भी एक तरीके का सोफिस्ट ही था। यानी अब तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि प्लेटो भी एक तरीके का सोफिस्ट था। तो ये सोफिस्ट्री की यानी कि हिस्ट्री है। उस जमाने में ये अमीर टीचर हुआ करते थे, लेकिन ये कि इनको बुरा समझा जाता था और फिर 2500 साल तक इनको कोई इज्जत नहीं दी गई। लेकिन अभी 100-200 साल पहले लोगों ने इनको दोबारा पढ़ना शुरू किया और इनसे भी बहुत कुछ इल्म हासिल करना शुरू किया। तो ये डायलॉग है सुकरात और प्रोटैगोरस में। प्रोटैगोरस एक सोफिस्ट है और प्रोटैगोरस जो है वो यूनान का सबसे बड़ा सोफिस्ट है। यानी प्रोटैगोरस जिस शहर में जाता है तो ऐलान हो जाता है कि जी प्रोटैगोरस आया हुआ है, सब लोग मिलने पहुंच जाते हैं। हर बंदा चाहता है कि उसके बच्चे प्रोटैगोरस से इल्म हासिल करें, हर इंसान चाहता है कि प्रोटैगोरस की कंपनी में टाइम गुजारे, हर इंसान चाहता है कि उससे एक दफा मिल ले। तो प्रोटैगोरस उस जमाने का सबसे बड़ा सोफिस्ट है। इस डायलॉग में सुकरात और प्रोटैगोरस की बहस होगी। ये पहला डायलॉग है जिसमें सुकरात अपने एक हम पल्ला शख्स से बहस करेगा। और सुकरात के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सुकरात यूनिटी ऑफ वर्च्यू का कायल है। वो समझता है कि ये अच्छाइयाँ, नेकियां, फजीलतें ये सारी एक हैं। यानी कि करेज होगी तो बंदा झूठा नहीं होगा, झूठा नहीं होगा तो उसमें नाइंसाफी भी नहीं होगी, नाइंसाफी नहीं होगी तो उसमें एतदाल पसंदी भी होगी। यानी जिस शख्स में ये वर्च्यूज होंगे वो सारे के सारे होंगे, क्योंकि ये सारे वर्च्यूज एक हैं। और अगर इन सारे वर्च्यूज को एक करके बोला जाए तो उसको आप नॉलेज कह सकते हैं। वो कहता था कि नॉलेज जो है वो सारे वर्च्यूज को मिला लो तो नॉलेज बन जाती है। यानी मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में ऐसी कौन सी अबदी सदाकतें थी जिनके मजमूए का अगर इरफान हासिल हो जाए तो इंसान के अंदर सारी फजीलतें आ जाती हैं। यानी जिसको नॉलेज मिल गई उसको सब मिल गया। ये सुकरात का फलसफा था कि नॉलेज से मुराद ये कि हर चीज, हर वर्च्यू, सारे के सारे वर्च्यूज, जिस शख्स के अंदर सारे वर्च्यूज आ गए इसका मतलब यह कि उसके पास नॉलेज है। और वो किस चीज की नॉलेज है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके पास नॉलेज आ गई उसके पास सब कुछ आ गया। तो ये डायलॉग है प्रोटैगोरस में और सुकरात में। और इस डायलॉग का टॉपिक है वर्च्यू, यानी नेकी क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, सिफात क्या होती हैं, अफजलियत क्या होती है, फजीलतें क्या होती हैं। तो इस टॉपिक पर ये दो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम
बहस शुरू करेंगे। तो डायलॉग यहाँ से शुरू होता है कि सुकरात अपने किसी दोस्त से मिल रहा होता है। उस दोस्त का नाम नहीं बताया। वो दोस्त सुकरात से पूछता है कि क्या हाल चाल है, आजकल अल्सिबाइडिस से मिल रहे हो? तो सुकरात कहता है हाँ उससे मिल रहा हूँ, लेकिन वो दोस्त कहता है कि भाई थोड़ा ख्याल रखना कि अल्सिबाइडिस की अब दाढ़ी मूछें आ गई हैं और अब वो बच्चा नहीं रहा, वो मर्द बन गया। तो सुकरात कहता है कि हाँ इसी उम्र में तो लड़के सबसे ज़्यादा हसीन लगते हैं जब उनकी नई नई दाढ़ी आ रही होती है। लेकिन सुकरात कहता है कि यार मैं मिल तो अल्सिबाइडिस से ही रहा था, लेकिन मैं किसी और में इंटरेस्टेड था। तो वो दोस्त कहता है कि भाई किस में इंटरेस्टेड थे, मतलब कोई अल्सिबाइडिस से भी ज़्यादा हसीन है? तो सुकरात कहता है नहीं हसीन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। फिर सुकरात उसको बताता है कि मैं प्रोटैगरस की बात कर रहा हूँ, आजकल प्रोटैगरस आया हुआ है एथेंस में और मैं उससे मिलने गया था। वो दोस्त बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, जिसका नाम नहीं बताया। तो वो पूछता है कि भाई बताओ क्या हुआ, कैसे मिलने गए थे, मुझे पूरी रुदात सुनाओ उसकी मुलाकात की। तो सुकरात कहता है कि भाई असल में मैं तो सो रहा था रात को, तो हिप्पोक्रेटिस आ गया, किसी अमीर आदमी का बच्चा है, और वो आके मुझे कह रहा है कि भाई प्रोटैगरस आया हुआ है, 2 दिन के लिए आया है, मैं पिछली दफ़ा भी उससे मिल नहीं सका था, मैं छोटा था, आप मुझे लेके चले, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं अकेला तो नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, आप जानते हो उन लोगों को, तो मुझे ले जाके मिलवा दो। सुकरात ने कहा ठीक है मैं मिलवा देता हूँ, लेकिन दिन तो निकलने दो, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो सुकरात ने कहा कि मैंने उसको कहा कि चलो आओ थोड़ी देर पार्क में वॉक कर लेते हैं और जैसे दिन निकलेगा फिर चलेंगे प्रोटैगरस से मिलने। कह रहे अब मैंने उससे पूछना शुरू किया कि भाई तुम क्यों मिलना चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो कि प्रोटैगरस से तालीम हासिल करो, तुमको पता है तुम इतनी ज्यादा फीस दोगे उसको तो तुम क्या सीखोगे, मतलब तुम क्या बनोगे? अगर एक डॉक्टर के पास जाके तालीम हासिल करो तो डॉक्टर बनोगे, पेंटर के पास जाओगे तो पेंटर बनोगे, इसके पास जाके तुम क्या बनोगे? तो वो लड़का कहता है कि भाई प्रोटैगरस जो है वो एक सोफिस्ट है, मैं सोफिस्ट बनूंगा। तब सुकरात कहता है कि तुम्हें इस बात में कोई शर्म नहीं है कि तुम सोफिस्ट बनोगे? मतलब ये तालीम हासिल करने का जो फैसला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ये जैसे आपने कुछ गलत खा लिया तो 2-4 दिन के बाद आप सही हो जाते हैं, लेकिन ये तो आपके सोल को डैमेज कर सकता है। अगर आपने गलत तालीम हासिल कर ली, गलत लोगों के पास आप चले गए, ये तो बहुत डेंजरस चीज है। तो वो बोलता है ठीक है सोफिस्ट होती क्या है, मतलब किस सोफिस्ट बन के क्या करोगे? वो कहता है नहीं वो मुझे तालीम देगा। बोलता भाई किस फील्ड में तालीम देगा? वो बोलता है वो मुझे अच्छी तकरीरें करना सिखाएगा। तो सुकरात कहता है कि भाई किस टॉपिक पे अच्छी तकरीरें करना सिखाएगा? हिप्पोक्रेटिस बोलता है कि भाई जनरल चीजों में, मतलब वो मुझे विजडम देगा। तो खैर सुकरात उसको समझाता है कि यार ये जो फैसला तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, यानी तुम्हें तो पता भी नहीं सोफिस्ट होते क्या हैं, तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि वो क्या सिखाते हैं, वो क्या बनाते हैं, बस तुम एक शौक में आए हुए हो, अपने पैसे भी जाया करोगे, अपने सोल को भी हो सकता है रिपेयरेबल डैमेज करो। तो इस फैसले में तुम्हें चाहिए कि थोड़ा सोचो, लोगों के साथ बैठो, मशवरा करो, 4 और पढ़े लिखे लोगों से, जरा इल्म वाले लोगों से डिस्कस कर लो, पहले कि तुम जाते ही कि मैं हिप्पोक्रेटिस यानी बोलो कि मैं तो प्रोटैगरस से पढ़ना चाहता हूँ, जबकि तुमको पता भी नहीं कि वो पढ़ाता क्या है। तो ये फैसला बहुत अहम है, जिसपे तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन सुकरात कहते हैं ठीक है तुम्हें उससे मिलने चलना है तो मैं मिलने तुम्हें मिले जाता हूँ, अभी जैसे दिन निकलेगा तो हम लोग उससे मिलने चलेंगे। फिर सुकरात कहता है कि मैं हिप्पोक्रेटिस को लेके उस घर पहुंचा जहां पर प्रोटैगरस ठहरा हुआ था। तो कह रहे हम लोग दरवाजे पर गए, तो जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो किसी बात पर बहस कर रहे थे। इतने में उस घर का जो ख्वाजा सारा नौकर था वो आया, उसने दरवाजा खोला, हम दोनों को देखा और दरवाजा जोर से मार दिया और बोला 2 और सोफिस्ट आ गए। फिर हमने उसको पीछे से आवाज दी कि भाई सोफिस्ट नहीं है, मैं सुकरात हूँ और ये हिप्पोक्रेटिस है, हम इसको दाखला दिलवाने लाए हैं प्रोटैगरस के पास, हम लोग सोफिस्ट नहीं है। अच्छा एक साइड नोट आपको बता दूं, जब भी आप प्लेटो के डायलॉग्स पढ़ें तो उसमें सिंबलिज्म बहुत इस्तेमाल हुआ है। यानी कि अगर सुकरात कहीं ऊपर से नीचे उतर रहा है तो इसका मतलब है कि मैं यानी अपनी सतह से लोगों की सतह तक आया। तो इस तरह के जो सिंबल है दरवाजा पटकना, इसके मतलब होते हैं। खैर सुकरात ने कहा फिर हम लोग अंदर दाखिल हुए। तो कह रहे हैं जब अंदर दाखिल हुए तो फिर उसका पूरा मंजर लिखा है कि 3-4 और सोफिस्ट बैठे हुए थे, प्रोटैगरस जो है वो चल रहा था, लेकिन सब लोग कोशिश कर रहे थे कि उसके सामने से ना गुजरे। और फिर वो पूरा कमरे का नक्शा खींचा है कि एक लेटा हुआ था, एक बैठा हुआ था, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो कह रहे हैं फिर हमने जाके यानी हिप्पोक्रेटिस का केस रखा कि जी ये बच्चा है और ये आपके साथ यानी एसोसिएट होना चाह रहा है। तो कह रहे हैं मैंने फिर प्रोटैगरस से पूछा कि अगर ये आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, मतलब आप इसको क्या सिखाएंगे? अब प्रोटैगरस जो है वो बहुत क्लेवर स्पीकर है, वो ये तो नहीं बोल सकता मैं तकरीर सिखा दूंगा,
तो वो कहता है कि यार मैं इसको यानी दिन ब दिन बेहतर करता चला जाऊंगा, यानी आज जब ये घर वापस जाएगा थोड़ा बेहतर होगा, कल जब घर वापस जाएगा और ज्यादा बेहतर होगा, परसों जब घर वापस जाएगा और ज्यादा बेहतर होगा। तो सुकरात कहता है किस चीज में बेहतर होगा, मतलब क्या सिखा देंगे आप इसको? वो कहता है कि भाई इसको साउंड जजमेंट सिखाऊंगा, फैसला साजी सिखाऊंगा, इसको अच्छा शहरी बनना सिखाऊंगा, इसके घर के मामला सही करना सिखाऊंगा, यानी ओवरऑल बेहतरी लाना इसमें आना शुरू हो जाएगी। तो सुकरात कहता है कि यानी आप इसको एक अच्छा शहरी बनाएंगे, आप इसको सिखाएंगे कि शहर की अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, यानी आप इसमें वर्च्यूज पैदा करेंगे, आप इसमें सिफात पैदा करेंगे, नेकियां पैदा करेंगे, अच्छाइयां पैदा करेंगे, फजीलतें पैदा करेंगे। सुकरात कहता है मेरा मानना यह है कि वर्च्यूज जो हैं वो पैदा नहीं किए जा सकते, वो इंसान लेकर पैदा होता है और वो उसके सोल में होती हैं, आप डेवलप नहीं कर सकते। सुकरात कहता है वो देखो दोनों पेरिक्लीस के बेटे बैठे हुए हैं। पेरिक्लीस उनका बहुत बड़ा स्टेट्समैन था, यानी वो परफेक्ट एथेनियन कहलाता है, उसने उसके दौर में यूनान ने बहुत तरक्की करी थी। वो कहता है देखो उसके दोनों बेटे बैठे हैं, पेरिक्लीस अपने बेटों को अपने जैसा नहीं बना सका, तो इसका मतलब यह है कि वर्च्यूज तो सिखाए जा ही नहीं सकते, वो तो इंसान लेके पैदा होता है अपने सोल में। अब यहाँ पर प्रोटैगोरस अपनी तकरीर शुरू करता है और वो साबित करने की कोशिश करता है कि वर्च्यूज सिखाए जा सकते हैं, तभी तो वो पैसे लेता है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो सिखाई जा सकती है। तो वो बहुत ही बड़ी तकरीर करता है, वो यानी इसको द ग्रेट स्पीच बोलते हैं, 4-5 पेज की ये तकरीर है और वो इसमें माइथोलॉजी भी डालता है, थोड़ा सच डालता है, थोड़ा झूठ डालता है। वो बताता है कि जब दुनिया बनाई गई थी, इंसानों को नीचे भेजा गया था तो उनमें बहुत सारे स्किल्स डाले गए थे, लेकिन उनमें ये सिविक अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है ये चीज़ नहीं डाली गई, जिसकी वजह से शहरों में बहुत तबाही हुई। फिर जूस ने रियलाइज़ किया, यानी जो उनका जो ग्रीक फिलोसफी का खुदा था, ग्रीक माइथोलॉजी का, उसने रियलाइज़ किया तो उसने अपने एक छोटे खुदा को भेजा कि नहीं यार ये सिविक सेंस, ये जस्टिस, ये जाके सारे इंसानों में डाल के आओ। तो यानी जो दूसरे स्किल सेट्स हैं, जो आर्ट्स हैं, जैसे एक पेंटर है, एक स्कल्पचरर है, तो वो आर्ट सब में नहीं है, वो किसी किसी में है, डॉक्टर हर कोई नहीं है। लेकिन ये जो शहरी जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके हैं, ये जो सिविक अफेयर्स हैं, ये जो जस्टिस है, इसका इल्म सब में है। तो यानी प्रोटैगोरस कहता है कि मुझे नहीं समझ में आता कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वर्च्यू सिखाया नहीं जा सकता, यानी ये अमल तो बचपन से शुरू हो जाता है। बच्चों को पहले दिन से माँ बाप शुरू कर देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना, यूँ बोलना है। तो इसका मकसद ही ये है कि बच्चों में वो इल्म आए, बच्चों को जस्टिस आए, शहरी जिंदगी में कैसे जीना है वो सब कुछ आए। अगर ये सिखाया ना जा सकता होता तो माँ बाप क्यों अपने बच्चों को शुरू दिन से मेहनत कर रहे होते, मेरे पास क्यों भेज रहे होते, मैं इतने पैसे क्यों ले रहा होता। यानी ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। वो कहता है ये जो सज़ा का निज़ाम है, जब कोई शख्स कोई गलत काम करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि बंदा करेक्ट हो, यानी वो ये चीज़ सीख जाए। पहली तो अगर आप किसी को सज़ा दें और उसमें बेहतरी ना आए तो फिर तो सज़ा देने का फ़ायदा ही नहीं ना। ये सज़ा का निज़ाम इस चीज़ पे कायम है कि इंसान बेहतर होते हैं। फिर वो कहता है रही बात वो पेरिक्लीस के बेटों की, वो कहता है कि यार मतलब हर आदमी, अगर एक आदमी डॉक्टर है तो जरूरी तो नहीं हो कि उसका बेटा भी उतना ही अच्छा डॉक्टर हो, या कोई फ्लूट प्लेयर है तो जरूरी तो नहीं है कि फ्लूट प्लेयर का बेटा भी उतना ही अच्छा फ्लूट प्लेयर हो। तो ये तकरीर बहुत अच्छी है, 2-3 पेज की तकरीर है, बहुत मुदल्लल तकरीर है और वो ये साबित करता है कि वर्च्यूज सिखाए जा सकते हैं और तभी तो मैं इसके पैसे लेता हूँ। अब जब प्रोटैगोरस अपने दलाइल दे देता है कि वर्च्यूज सिखाए जा सकते हैं, अब सुकरात टॉपिक चेंज करता है। अब सुकरात ये चाहता है कि किसी तरह प्रोटैगोरस ये मान ले कि ये सारे वर्च्यूज, ये सारी फजीलतें, ये सारी सिफात, ये सारी नेकियां, ये सारी अच्छाइयाँ ये एक होती हैं, यानी बहादुरी, ईमानदारी, इंसाफ पसंदी, म्याना रवी, ये सब एक होती हैं। ये सुकरात की एक यूनिटी ऑफ वर्च्यू की थ्योरी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, और इन सबको मिला लो तो नॉलेज बन जाती है। यानी सुकरात के यहाँ सिर्फ एक ही वर्च्यू है जिसको नॉलेज कहते हैं। यानी कि अगर आप सुकरात से पूछें कि बहादुरी क्या है, तो वो बहादुरी को भी नॉलेज कहेगा। वो कहेगा कि नॉलेज उस चीज की कि किससे डरना है, किससे नहीं डरना, इसको बहादुरी कहते हैं। यानी वो हर सिफत को नॉलेज कहता है। अब सुकरात चाहता है कि किसी तरह प्रोटैगोरस भी ये बात मान ले। तो सुकरात उससे पूछता है कि आप क्या समझते हो कि ये जो सारे वर्च्यूज होते हैं जो आप कहते हो कि आप सिखा सकते हैं, ये वर्च्यूज एक होते हैं इस तरह से जैसे कि अगर एक सोने की ईंट को तोड़ दिया जाए मुख्तलिफ हिस्सों में तो उनकी इंट्रिंसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे, चाहे आप सोने का कोई सा भी हिस्सा उठा लें, या एक होते हैं चेहरे की तरह,
कि आंख का अपना काम है, नाक का अपना काम है, मुंह का अपना काम है। सुकरात समझता है कि ये सोने की तरह एक है, आप कोई सा भी सोने का हिस्सा उठा ले वो एक जैसा होगा। प्रोटैगोरस कहता है कि नहीं, ये सारे एक होते हैं, ये वर्च्यूज सारे एक होते हैं, लेकिन ये चेहरे की तरह हैं। यानी बहादुरी का अपना काम है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ईमानदारी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मियाना रवि के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विजडम के अपने, इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर एक खुसूसियात होती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं, ये सोने के हिस्सों की तरह एक जैसी नहीं होती। अब सुकरात बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से प्रोटैगोरस ये बात मान ले कि ये चेहरे की तरह एक नहीं होते, सोने की तरह एक होते हैं। बहुत बहस चलती है, 3, 4, 5 पेजेस तक बहस चलती है, बहस अगली हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। सुकरात कहता है कि यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि छोटे छोटे जवाब दो, आप तकरीरें कर रहे हो। प्रोटैगोरस कहता है कि भाई मेरी मर्जी, मैं तकरीरें करूं या जिस तरह मुझे जवाब देने आते हैं मैं उसी तरह जवाब दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि डायलेक्टिकल मेथड से हो, ये आपका मेथड है, मेरा मेथड तो नहीं है ना, मेरा मेथड मुख्तलिफ है। तो सुकरात कहता है कि ठीक है भाई, यानी सुकरात उसको पकड़ लेता है, बहुत करीब आ जाता है, लेकिन फिर वो इधर से निकल जाता है। वो क्योंकि बहुत बड़ा रिटोरिटिशियन है, उसको बातें करना आती हैं, यानी 3-4 दफा सुकरात ने उसको पकड़ लिया, लेकिन फिर वो इधर से निकल गया। यानी वो कोई मिसाल दे दी, कोई तकरीर शुरू कर दी। सुकरात फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि यार मतलब अगर ऐसा करना है तो फिर मैं चलता हूँ, मतलब मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है, मुझे काम भी है। फिर जो दूसरे वहां 2-3 बड़े सोफिस्ट बैठे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं करो, आप दोनों मतलब इस शहर के इस वक्त सबसे बड़े जो आलिम बैठे हुए हैं वो इस कमरे में बैठे हुए हैं, आप दोनों का एक नाम है, हम बाहर जाके क्या कहेंगे कि लड़ाई हो गई और बहस खत्म हो गई। यानी इतने बड़े आलिम लोग सिविक तरीके से बहस नहीं कर सके, हम बाहर जाके ये बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर वो एक दोस्त बोलता है कि कोई रेफरी अपॉइंट कर लेते हैं कि टाइम, इतना टाइम आपका, इतना टाइम आपका। तो सुकरात कहते हैं नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं होगी, प्रोटैगोरस इतना बड़ा आलिम आदमी है, उसके ऊपर कोई रेफरी आ जाए, उससे मैं नहीं समझता कि प्रोटैगोरस के ऊपर कोई रेफरी आना चाहिए। खैर बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन प्रोटैगोरस कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने जवाब बहुत ज्यादा लंबे ना करूं। फिर सुकरात कहता है कि छोड़ो, तुम सवाल करो, यानी अब मैं जवाब दूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि छोटे छोटे मुदल्लल जवाब, टू द पॉइंट जवाब कैसे दिए जाते हैं, तुम छोड़ दो, तुम सवाल करो। अब यहाँ पर प्रोटैगोरस की सवाल करने की बारी आती है। अब प्रोटैगोरस कोशिश करता है कि किसी तरह से सुकरात को घेर ले। तो वो सुकरात से कहता है कि देखो भाई, हमारी जो एजुकेशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है शायरी, क्या तुम मानते हो? सुकरात कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ। तो वो कहता है कि शेर को समझना, उसको इंटरप्रेट करना ये एक इल्म है, तुम इसको मानते हो? सुकरात कहता है हाँ मैं मानता हूँ। फिर वो एक शेर सुनाता है और सुकरात से कहता है कि बताओ ये शेर अच्छा है, इसमें यानी ये काम का शेर है या गलत शेर है? सुकरात कहता है कि नहीं ये अच्छा शेर है, मैंने इस शायर को पढ़ा हुआ है, मैंने ये पूरी पोएम पढ़ी हुई है और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा शेर है। सुकरात को वो उसी शायर का, उसी पोएम का थोड़े बाद के आने वाला शेर सुनाता है जो ऐसा लग रहा होता है कि पिछले शेर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। तो वो सुकरात से कहता है कि देखो, तुम तो कह रहे थे कि पिछला शेर सही है और ये शेर देखो, इस शेर में जो बात हो रही है वो पिछले शेर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो या तो ये शेर सही है या वो शेर सही है, तुमने तो कहा था वो शेर सही है, तो ये क्या चक्कर है? अब यहाँ आप यानी सुकरात की बदमाशी चेक करें। अब सुकरात उसको जवाब देना शुरू करता है, यानी अभी अभी इतनी लड़ाई के बाद एग्री किया है कि छोटे छोटे जवाब देने हैं। अब सुकरात उसको जवाब देना शुरू करता है और कोई 4-5 पेज लंबा जवाब देता है। मैंने सुकरात को आमतौर पर इतना लंबा बोलते हुए नहीं देखा डायलॉग में, बहुत लंबी बात करता है। उस शेर के पुराने शेर, उस शायर के पुराने शेर भी सुनाता है, दूसरे शायरों के शेर भी सुनाता है, यानी कि वो ये साबित करता है कि ये जो दोनों शेर हैं ये एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। ये शेर जो प्रोटैगोरस ने पूछा होता है ये रेलेवेंट होता है, यानी वर्च्यू के ऊपर ही होता है। तो सुकरात के जवाब का जो समरी है वो ये है कि अच्छा बनना मुश्किल है लेकिन अच्छा होना इम्पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ इंसान जो है वो अच्छा बनने की जुस्तजू में रह सकता है, अच्छा होना वो इंसान के बस का काम नहीं। यानी ये फलसफे का पुराना मसला है बिकमिंग और बीइंग का, यानी हम लोग बिकमिंग हैं और वो बीइंग है। तो हम लोग अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, जो कि एक मुश्किल काम है, लेकिन अच्छा होना इम्पॉसिबल है, अच्छा सिर्फ ऊपर वाला है। तो सुकरात के यानी जवाब का जो समरी थी वो ये थी, 3-4 पेज का लंबा जवाब है, बहुत उसको दलीलें दे दे के
समझाने की कोशिश करता है कि ये दोनों शेर जो हैं ये सही हैं, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। खैर प्रोटैगोरस कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी इंटरप्रिटेशन को नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि ये दोनों शेर जो हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो सुकरात कहता है कि फिर इन लोगों से पूछ लो, ये जो दूसरे सोफिस्ट बैठे हैं, एक सोफिस्ट जो होता है वो उसी इलाके का होता है जहाँ का वो शायर होता है। तो सुकरात कहता है कि ये तो उसी डायलेक्ट को समझता भी है, तो उससे पूछ लो। तो वो जो दूसरे सोफिस्ट बैठे होते हैं वो सुकरात की बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि सुकरात ने जो इंटरप्रिटेशन की है वो सही है, ये बिकमिंग और बीइंग का जो मसला है ये सुकरात ने सही एड्रेस किया है, उसी तरह से किया है जैसे ये दो तीन शायर जिनकी बातें की गई उन्होंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन सुकरात कहता है कि खैर है, मतलब मैं तो वैसे भी शायरी का इतना वो फैन नहीं हूँ, और शायरों को तो शायर खुद नहीं समझ सकते, शायर खुद शेर कह के मतलब फंस जाते हैं कि मैंने इसका क्या मतलब निकाला था, क्या नहीं निकाला था। तो सुकरात कहता है कि भाई शायरी की बातें सोचो, छोड़ो, इतनी लंबी हमने शायरी पे बात कर ली, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सुकरात कहता है कि भाई अगर आप राजी हो तो क्या मैं अपनी उसी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पे जा सकता हूँ, वो जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि ये वर्च्यू एक होते हैं कि नहीं। तो इतने लंबे जवाब के बाद प्रोटैगोरस कहता है कि चलो ठीक है। हालांकि प्रोटैगोरस का बिल्कुल मूड नहीं होता है तक अपनी इस बहस को जारी रखने का, लेकिन वो सुकरात से कहता है कि चलो ठीक है, वही जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी आपकी, पुराने जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे थे, फिर से वहीं से शुरू करते हैं। तो अब सुकरात फिर से अपनी वही पुराने सवाल पर आता है कि क्या ये सारे वर्च्यूज एक हैं और क्या इन सब वर्च्यूज को नॉलेज कहते हैं। और प्रोटैगोरस ये बात मानने को तैयार नहीं होता। बहस होती है, 3-4 पेज तक बहस होती है। इस बहस के बीच में सुकरात ये बात भी साबित करता है कि इंसान जो गलतियां करता है, छोटी छोटी कोताहियां करता है, वो वॉलंटरीली नहीं करता, वो इग्नोरेंस की वजह से करता है। यानी अगर इंसान को पता है कि मैं ये खाना खाऊंगा तो इस वक्त तो मुझे मजा आएगा, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे इसका नुकसान होगा, लेकिन इंसान फिर भी ये अमल करता है। तो सुकरात ये साबित करता है कि ये अमल इंसान इग्नोरेंस की वजह से करता है। खैर सुकरात बहुत कोशिश करता है कि प्रोटैगोरस किसी तरह से ये मान ले कि ये सारे वर्च्यूज एक होते हैं और इनको नॉलेज कहते हैं। प्रोटैगोरस नहीं मानता। तो एंड में सुकरात उसको कहता है कि देखो यार कितनी अजीब बात है, यानी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये साबित हो जाए कि ये सारे वर्च्यूज एक हैं और इनको नॉलेज कहते हैं, और नॉलेज तो जाहिर सी बात है सिखाई जा सकती है, जबकि मैंने बहस यहाँ से शुरू की थी कि वर्च्यू सिखाए ही नहीं जा सकते, और तुम ये कोशिश कर रहे हो कि ये सारे वर्च्यूज नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज नहीं है तो सिखाए नहीं जा सकते, जबकि तुमने ये कहा था कि वर्च्यू सिखाए जा सकते हैं। तो हमने बहस जहाँ से शुरू की थी हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे आगे खड़े हो गए। तो खैर यहाँ पर सुकरात और प्रोटैगोरस एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि बड़ा मजा आया और अच्छा रहा। फिर सुकरात कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे काम है। तो ये बहस यहाँ खत्म हो जाती है। ये बहुत अच्छा डायलॉग है। यानी अगर आपको प्लेटो को समझना है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक बहुत जबरदस्त डायलॉग है। आप भी पढ़िए और आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, हमसे मुख्तलिफ है तो हमें जरूर बताइएगा। देखिए प्लेटो के तो एक एक डायलॉग पर, एक एक पैराग्राफ पर लोग PhD करते हैं। हम तो यहाँ 10-15 मिनट में एक डायलॉग को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करने को बाकी है। लेकिन आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।